हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर फर्स्ट में जो क्लास 8 का है। इसका नेम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और इस चैप्टर में से आपके टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से 2 मार्क्स का एक वेरी शॉर्ट आएगा और 1 मार्क्स के फिलिंग द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपका फसल से रिलेटेड है, फसल को कैसे उगाते हैं, उसकी उसे जो भी प्रोसेस होती है फसल उत्पादन में वो, और उन्हें कैसे स्टोर करके रखा जाता है, वो सारा इस चैप्टर में। हम यहाँ पर ग्रीष्म अवकाश में पहेली और बूझो जो है वो अपने चाचा के घर आए हुए हैं। और उनके चाचा जो है एक किसान है। ये लोग जाते हैं खेत में और देखते हैं कि वहाँ पे जो औजार दिखते हैं खुरपी, तराकी, बेलचा और हल। अब बूझो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो ये दोनों अब ऐसे ही डिस्कस करेंगे, जिससे हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जितने भी सजीव हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, तो जंतुओं को भोजन का स्रोत कहाँ से मिलता है? हम भोजन ग्रहण करते ही क्यों है? तो सजीव जो है अपना भोजन जो है, भोजन से जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है उनका प्रयोग पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो फसल है, जब किसी एक ही किस्म के पौधे बड़े स्थान पर, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहा जाता है। और इसके लिए उदाहरण क्या ले सकते हैं? गेहूं की फसल जो अगर खेत में उगाई जाती है, तो गेहूं जो है, गेहूं का पौधा जो है एक फसल होती है। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां और फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ये 2 वर्ग हैं, पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। खरीफ की फसल वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, खरीफ की फसल कहलाती है। इनका जो समय होता है वो जून से सितंबर तक का होता है। उसमें कौन कौन सी फसल आती है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ऐसे ही रबी की फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, वो इसका समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। और उदाहरण के लिए इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी की फसलें इनका उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती है। अब जब फसल उगाई जाती है तो उसकी कौन कौन सी स्टेप्स होती है? उसमें पहली स्टेप होती है मिट्टी को तैयार करना, दूसरी स्टेप में बुआई करना, तीसरी खाद और उर्वरक देना, फिर चौथी होगी सिंचाई करना, पांचवी खरपतवार से सुरक्षा करना, छठी कटाई करना और लास्ट में उनका भंडारण करना। ऐसे ही जब मिट्टी तैयार की जाती है तो मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं? फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण होता है। सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है और मिट्टी को पलटना एवं इसे पोला करना कृषि का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब मिट्टी को उलटने पलटने से क्या होगा? इससे जो जड़ें होंगी वो भूमि में गहराई तक चली जाएंगी और जो गहराई में घुसी हुई जड़ें हैं उनको भी सरलता से श्वसन कर पाएंगी। पोली मिट्टी किस प्रकार के पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है? तो जो पोली मिट्टी होती है उसके अंदर मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए होते हैं, वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी वृद्धि करने में सहायता करती है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन जीवों को किसानों का मित्र कहा जाता है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन सकता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखें। क्योंकि यह मिट्टी को पलट कर पोला कर देते हैं और ह्यूमस बना देते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना, पोला करना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि मिट्टी में जो है बहुत सारे खनिज, जलवायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त जो मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं और वो जीवों का गठन करते हैं। मृत जीवों के पाए जाने से पोषक मिट्टी में निरुक्त हो पाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। फसल उगाने के लिए बहुत सारी पद्धतियां जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें से फर्स्ट पढ़ रहे हैं फसल को उलटना पलटना। अब जब फसल को उलटना पलटना और पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहते हैं। ये भी एक रिक्त स्थान में भी पूछ सकते हैं और इसे मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकते हैं। और इसे जुताई किससे की जाती है? हल चलाकर करी जाती है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले उसमें पानी देने की आवश्यकता होती है। और जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, तो उस ढेले को पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। तो जो ढेले होते हैं उन्हें पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना पड़ता है और यह कार्य भी पाटल द्वारा ही किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी की भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब कुछ कृषि औजार है जिन्हें चलाकर मिट्टी को बुआई के लिए तैयार किया जाता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल, कुदाली और कल्टीवेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो किसान है ये हल चला रहा है।
अब जो हल है, हल का उपयोग जुताई करने, खाद उर्वरक मिलाने और खरपतवार निकालने में उपयोग किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जो बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु जैसे कि घोड़े और ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें जो मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है उसे फाल कहते हैं, और हल का जो मुख्य भाग है जिसमें लंबी लकड़ी होती है उसे हल शेफ्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कुदाली। कुदाली जो है यह भी एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। फिर ये आप देख सकते हैं, ये कुदाली और जो ब्लेड की तरह कार्य करती है और इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भी आप देख सकते हैं, इसे ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। इसके बाद जब बुआई की जाती है तो बुआई करने से पहले आपको अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज आप कैसे चयन करेंगे, तो इन साफ स्वच्छ बीजों को देखने के लिए आपको एक बाउल में पानी लेना होगा और पानी में वो सारे बीज एक मुट्ठी भर के डालने होंगे, जिससे कि जो अच्छे बीज होंगे वो पानी में नीचे के तल पर बैठ जाएंगे और जो खराब बीज होंगे, क्षतिग्रस्त बीज जो होंगे वो खोखले हो जाएंगे, जिस वजह से हल्के होकर वो जल पर तैरने लगेंगे। अब कुछ परंपरागत औजार हैं जिनसे बीजों की बुआई की जाती है, जैसे यहाँ पर औजार को किप, जो किप के आकार का औजार होता है उसमें बीजों को किप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे जो पाइप से गुजरते हैं या सिरे से मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। फिर है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग भी किया जाता है। इससे क्या होगा, इसमें जो बीज होंगे, बीज जो है समान दूरी और गहराई बनी होती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज जो है मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे क्या होगा कि पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल से जब बुआई की जाएगी तो समय और श्रम दोनों की बचत हो जाएगी। अब है खाद और उर्वरक क्यों मिलाए जाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद और उर्वरक कहा जाता है। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है और यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है और खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ता है। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है, खाद देना। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद जो है एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने पर उसे खुले में छोड़ देते हैं। फिर अगला है उर्वरक क्या होंगे। उर्वरक जो होते हैं वो एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, लेकिन ये खाद से कैसे भिन्न है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होने में सहायता मिलती है, लेकिन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है और ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाते हैं। अगला है उर्वरक और खाद में अंतर। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसे जरूर पढ़ें। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है जबकि खाद जो है एक प्राकृतिक स्रोत होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं हो पाती है जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता से पाए जाते हैं जबकि खाद में इतने पोषक तत्व इसकी तुलना में थोड़े कम होते हैं। खाद के क्या लाभ है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इन्हें भी जरूर पढ़ें। इससे मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी भूरी समृद्ध हो जाती है जिसके कारण गैस में विनिमयता सरलता से हो जाती है। इसमें जो है मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और उन मित्र जीवाणुओं को किस नाम से जानते हैं हम, केचुए से। अब जब इसमें खाद वगैरह डाल दी गई है तो नेक्स्ट स्टेप है इसमें सिंचाई करना। अब हर जीव को जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल, फल, बीज में वृद्धि परिवर्तन के लिए जल का विशेष महत्व है। इसी प्रकार पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है और खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। फसल वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी को बनाए रखने और खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है और विभिन्न अंतराल पर जब खेत में जल दिया जाता है तो उसे सिंचाई कहते हैं। अब ये जो सिंचाई होती है इनका समय और बारंबारता फसलों पर, मिट्टी पर और ऋतु में भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि गर्मी में पानी देने की बारंबारता आवश्यकता ज्यादा होती है। कुछ सिंचाई के स्रोत हैं जैसे कुएं, जलकूप,
तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। कुछ पारंपरिक तरीके जैसे कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके थे। मवेशी और मजदूर इन विधियों का इस्तेमाल करते थे और ये सस्ते भी थे और परंतु कम दक्ष थे, इसमें मेहनत बहुत लगती थी। जैसे मोट घिरनी, चेन पंप, ढेगली, रहट उत्तोलक तंत्र, यहाँ फोटो में देख सकते हैं। अब जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। सिंचाई की अब जो आधुनिक विधियां हैं, इनमें सबसे फर्स्ट है छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपयोग होता है। इसमें पाइप लगे होते हैं, उसके ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। नेक्स्ट है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ये ज्यादातर फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने में सर्वोत्तम तरीका है और इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता रहता है और इस विधि में बिल्कुल जल व्यर्थ नहीं होता है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। अगला है खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं और इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि जो खरपतवार होगी वो जल, पोषक और जगह प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालेगी। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य, पशुओं के लिए वह विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है और वह क्या करता है, फसल उगाने से पहले ही खेत को जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है, या फिर खरपतवार पौधों को जो है हाथ से जड़ सहित हटाकर भूमि से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। अब रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D। खेतों में जब इनका छिड़काव किया जाता है तो जो खरपतवार के पौधे होते हैं वो मर जाते हैं और फसल को कोई भी हानि नहीं होती है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न जरूर बनता है। फसल की कटाई। अब फसल की कटाई जो है, फसल पक जाने पर फसल को काटा जाता है। कटाई के दौरान पौधों को खींचकर भी उखाड़ सकते हैं और हमारे देश में दरांती की सहायता से इसे हाथ द्वारा काटा जाता है। और अब जो है एक मशीन का उपयोग होता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। और काटी गई फसल से अगर बीजों दानों को भूसे से अलग किया जाता है तो उसे थ्रेशिंग कहा जाता है। कटाई पर्व। जब फसल कटती है तब पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ ऐसे कुछ विशेष पर्व हैं: पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू, इनसे जुड़े हुए हैं। अब जब फसल की कटाई हो चुकी है तो कटाई करने के बाद इसे स्टोर किया जाएगा भंडारण के लिए। यदि फसल के दानों को ज्यादा समय तक आपको रखना है तो उसमें से नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से उसे सुरक्षित करना होगा। जो ताजा फसल कट के आती है उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताजा काटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने और जीवों द्वारा आक्रमण करने के लिए वो बहुत आसानी से आक्रमण कर देते हैं। उनकी अंकुरण क्षमता भी नष्ट हो जाती है। भंडारण से पहले दानों और बीजों को धूप में सुखाना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि उनमें नमी की कमी आ जाए और कीट, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाए। जब फसल उत्पादन का भंडारण या तो जूट के बोरों में होता है, धातु के जो बड़े पात्र होते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृह में किया जाता है। नीम की सूखी पत्तियों जो कि घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े बड़े भंडार गृह में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। जैसे आप सबने देखा होगा, जब घर में गेहूं भरे जाते हैं तो उसमें नीम की सूखी पत्तियां बहुत सारे घरों में रखी जाती है, जिससे कि उसमें जो भी जीवाणु है या सूक्ष्म जीव है वो सब ना रहे। घरों में, फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है और जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहा जाता है। जैसे मछली जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपने क्या सीखा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप इन्हें भी जरूर पढ़ लें और इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर हैं, आप जरूर कोशिश करिएगा इनके आंसर देने की। इसे चैप्टर को 1-2 बार और सही से पढ़िएगा।
वीडियो को देखिएगा और अगर आपको इनके आंसर मिलने में सहायता मिलती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। थैंक यू।